Hello students. In this lecture, we will learn about the de Broglie relations and Heisenberg uncertainty principle. एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम थ्योरी और वेव मैकेनिक्स आने से पहले तो जो दो रिलेशंस थे इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। डी ब्रॉगली ने 1802 में की बात हम कर रहे हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन को हम समझते हैं तो 1802 में टी यंग ने सजेस्ट किया था कि लाइट इज अ वेव। हम अभी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की। जब इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की बात करते हैं तो हम इसका कंपैरिजन करते हैं, इसको समझते हैं कि इनिशियल स्टेज पे लाइट को वेव फॉर्म में बोला गया था। यस, इट प्रोपोगेट्स फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड इन अ वेव मोशन। इसकी हम बात कर रहे थे। तो 1802 में टी यंग ने बात रखी, सजेस्ट किया कि लाइट का नेचर वेव नेचर होता है। बट फर्दर जे जे थॉमसन ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो एक पार्टिकल बिहेवियर है। एंड 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रूव किया कि लाइट इज ऑल्सो पार्टिकल। तो बहुत सारी बातें एक साथ चलते रही। 1802 से लेकर 1905 तक नई नई थ्योरी सामने आई। लेकिन इसके बाद एक रिलेशन ऐसा आया जिसमें यह बताया गया कि कुछ चीजें, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो बिहेवियर है वो कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जो आइंस्टीन का जो कंसेप्ट था कि लाइट इज अ पार्टिकल, टी यंग का जो कंसेप्ट था कि लाइट इज अ वेव, और थॉमसन का जो कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल, तो उसके बेसिस से ही क्वांटम थ्योरी की बात चली कि उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। एक फर्स्ट क्लू मिला तो विद द डिस्कवरी ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशन। इन सभी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए डी ब्रॉगली ने एक अब रिलेशन स्टैब्लिश किया, और डी ब्रॉगली के रिलेशन से ही क्वांटम थ्योरी का प्रादुर्भाव हुआ। हम उसको कह सकते हैं कि क्वांटम थ्योरी सामने आई। एक क्लू मिला डेवलपमेंट के लिए। 1923 में लुइस डी ब्रोगली ने देखा कि इफ लाइट इज एग्जिबिस्ट पार्टिकल एस्पेक्ट्स। हमने देखा कि लाइट में पार्टिकल का नेचर भी है, वेव का नेचर भी है। परहैप्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। लेकिन जब पार्टिकल का करेक्टर की बात की तो वेव्स भी वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेव्स भी आने लगी। तो इस बात को, कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए लुइस डी ब्रॉगली ने एक नया इक्वेशन पोस्टुलेट किया। उन्होंने कहा कि अ पार्टिकल विथ मास m एंड वेलोसिटी v हैज एन एसोसिएटेड वेवलेंथ। तो उन्होंने ये बात रखी कि ही पोस्टुलेटेड, दोनों के कंसेप्ट को उन्होंने सामने ले आया कि भाई वेव्स जैसे लाइट वेव की तरह बिहेव कर रहा है, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो उन्होंने सिंपल सी बात की ही कि अगर कोई एक पार्टिकल जिसका मास m है और जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, तो वो एक वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। तो उन्होंने वो बात सामने रखी, एक रिलेशन दिया। मींस नाउ द इलेक्ट्रॉन, if it is having the mass m, if the electron is having the certain velocity, then that electron will behave like as a wave as well. तो उस इलेक्ट्रॉन को बिहेव एज वेव की तरह करना होगा, क्योंकि डी ब्रॉगली ने ये रिलेशन दिया कि वेव का नेचर और पार्टिकल का नेचर, क्योंकि अगर यहां पे बात करें वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी v के साथ, तो वेवलेंथ इज नॉट एसोसिएटेड द वॉल्यूम वेलोसिटी। वेलोसिटी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो बताया डी ब्रॉगली ने। कहा कि नाउ इलेक्ट्रॉन हैज बोथ कैरेक्टर। Dual behavior of the electron means electron can propagate through the waves motion, because already the particle nature of electron has been established. But this relation also tells that electron which is having the mass m can propagate through waves, because lambda is related with the velocity. Now lambda equals to h upon mv, and this equation is known as de Broglie relation, and जहां पर h जो है वो प्लांक कांस्टेंट्स है और इलेक्ट्रॉन्स हैव वेवलेंथ ऑन दैट ऑर्डर ऑफ फ्यू पिकोमीटर्स। अगर हम इसकी वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात करें
पिकोमीटर्स में रहता है और एक पिकोमीटर इक्वल्स 10 टू द और -12 मीटर है। अंडर द प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी ऑब्जर्वेबल। तो इन कंडीशन में बात ये रखी गई कि यस, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होना चाहिए। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय डेविसन एंड जर्मर। ये बात वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का होता है, डी ब्रोगली ने कहा। पार्टिकल का नेचर तो पहले से ही क्लियर था, तो इसको प्रूव किया डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट में। तो फाइनली दो चीजें समझ में आई कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग in a circular path, but that circular path cannot happen because the electron has a wave nature now, then the electron should move in this particular orbit in wave motion। wave motion में जाना जरूरी हो गया। अब wave motion में जाएगा, मूव करेगा, तो उससे क्या होगा, दो तरीके से कंडीशन आएंगी। एक तो आएगा इन फेज मोशन और दूसरा आएगा आउट ऑफ फेज मोशन। इन दिस part A diagram we have in phase wave motion of electron, and this B part is out of phase motion of electron, and especially motion, if the motion of electron takes place, that always in a waves, because it has been established now wave nature होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, अब ये क्लियर आ गई बात कि भाई अगर इन फेज रहता है तो वो प्रॉपर एक मोशन में रहेगा, और अगर आउट ऑफ फेज रहेगा तो दैट विल क्रॉस ईच अदर। So this is a simple illustration where the wave motion of the electron is in phase and out of the phase. We can no longer think of an electron as having a precise orbit in an atom. We cannot say now कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर घूमेगा तो वो घूमेगा वेव के फॉर्म में। तो वी कैन no longer think of an electron as having a precise orbit in an atom. To describe such an orbit would require knowing its exact position and velocity. अब बात कर रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, डेफिनेटली इट शुड हैव अ सर्टेन वेलोसिटी, बट अगर हम उसकी वेलोसिटी की बात करें तो एट लीस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट इलेक्ट्रॉन की उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो उसको डिस्क्राइब करने की बात आई। उसको डिस्क्राइब करने के लिए 1927 में वर्नर हेजनबर्ग ने शो किया, क्वांटम मैकेनिक्स की बाद में क्वांटम मैकेनिक्स के कंसेप्ट को लेते हुए, दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ साइमल्टेनियसली। किसको? पोजीशन एंड द वेलोसिटी। वर्नर हाइजेनबर्ग ने बात आगे रखी कि जो प्रिसाइज वैल्यू है उसको निकाल पाना दोनों के लिए, दोनों पार्टिकल एज वेल एज जो उसके केस में वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन को साइमल्टेनियसली निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को आगे रखते हुए हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया और एक रिलेशन दिया दैट स्टेट्स द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, कि जो पोजीशन जो है उसकी अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इन द मूवमेंट, या मोमेंटम जो है और पोजीशन जो है, इन दोनों का जो अनसर्टेनिटी है उसका प्रोडक्ट और किसी उस पार्टिकल का कैन बी नो लॉन्गर देन h/2 से बराबर या से कम ज्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों बातों के बेसिस पे हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन निकाला और उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल दिया दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। नाउ इसमें अनसर्टेनिटी आ गई, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई और डिटरमाइन एक साथ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वेलोसिटी को और उसकी पोजीशन को हम एक साथ नहीं निकाल सकते कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है और किस वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर हम देखने की कोशिश भी करेंगे, अगर हमें यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है तो वो कब दिखेगा, वो तो मूव करते हुए दिखेगा। तो हमें उसकी पोजीशन की कहां पे है और कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को हाइजेनबर्ग ने दिया, इसीलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला गया। तो डेल्टा जो है यहाँ पे वो अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एक्स एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम
विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू h/2 पाई, और इससे बराबर या इससे ज्यादा ही होगा, कैन नो लॉन्गर देन दी h/4 पाई। तो ये कंसेप्ट हाइजेनबर्ग से आया, और क्वांटम थ्योरी को और एक्सटेंड करने के लिए डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी का रिलेशन एक नई तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स को और हेल्प करने के लिए प्रोड्यूस हुआ। तो हम यहाँ पे बात करेंगे हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे m जो है मास है, इज लार्ज। अगर बेसबॉल हमारे पास तो बड़ा मास हो जाएगा। द अनसर्टेनिटीज आर स्मॉल, but for electrons high uncertainties disallow defining an exit orbit. Although we cannot precisely define an electron's orbit, we can obtain a probability of finding an electron at the given point around the nucleus। तो क्योंकि पोजीशन नहीं पता चल रही है, उसकी पोजीशन नहीं पता चल रही है और उसकी वेलोसिटी समझ में नहीं आ रही साइमल्टेनियसली, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि उसका कोई एक सर्टेन ऑर्बिट नहीं है। तो हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। अब उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, अगर हम एटम की बात करें तो उस एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन ऑर्बिट में तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन अब कहाँ घूम रहे हैं, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। टू व्यू दिस कंसेप्ट, Schrödinger has given some mathematical expressions। तो इस प्रकार की बातों को समझने के लिए इरविन श्रोडिंगर डिफाइन किया कि द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉल्ड वेव फंक्शन, जिसको हम डिनोट किया जाता है साई से। श्रोडिंगर ने उसके कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया उस वेव के लिए जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड रहता है, और उसको नाम दिया गया साई, और जिसको हम बोलते हैं कि द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल्स में आते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वेव फंक्शन, दैट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है तो उसका क्या स्टेट है वो बता रहा है वेव फंक्शन। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा जाता है गेट और नेट में। एरविन श्रोडिंगर ने दो बातें रखी कि देयर इज अ स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ स्पेस which is defined by psi square, because psi do not have any physical significance, but psi square is having the significance, which means it will tell us about the probability of finding of an electron in a particular region of space. Now, like this is the nucleus contains protons and neutrons, and this nucleus is surrounded by the clouds of electrons, volume occupied by the orbiting electron। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं बट कोई पोजीशन नहीं है, कोई उसकी लोकेशंस नहीं है, बट मिलेगा कहीं ना कहीं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज psi square, the probability of finding of an electron around the nucleus। तो एक सर्टेन रेंज में ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये बात सही है, लेकिन कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, साइमल्टेनियसली हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से एक पर्टिकुलर रीजन बताया गया, उसी रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उसको नोड बोल दिया गया कि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, लेकिन एक रीजन पे जरूर मिलेगा। वॉल्यूम, उस वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो ये क्लाउड बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि क्लाउड। दिस इज द बेसिक इलस्ट्रेशन ऑफ एन एटम विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां पर the psi square will tell us about the probability of finding of an electron around the nucleus। If matter has wave-like properties, then there must be a mathematical function, that is the solution of differential equation that describes electron, atoms and molecules। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आती है और श्रोडिंगर अलग अलग डायमेंशंस पे, अलग अलग एक्सिस पे इस इक्वेशन के बेसिस पे, डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे उस सिस्टम के लिए साई की वैल्यू को इवेल्युएट करते हैं, और साई की वैल्यू क्या आती है और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो मेन अंडरस्टैंडिंग पोजीशन है वो हम समझ पाते हैं। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच कम्स is known as Schrodinger equation, and its solution
इज कॉल्ड वेव फंक्शन। एंड यहाँ पे हम साई एक्स टी की बात कर रहे हैं। साई एक्स टी जो है वो एक्स एक्सिस में टी टाइम पे उस वेव का, जो भी पार्टिकल का वेव है, मैटर का, एटम का वेव है, उसकी हम बात करते हैं। तो वेव फंक्शन एसोसिएट विद द मैटर लाइक, एंड दिस दैट्स व्हाई साई एक्स टी इज state of a matter या state of a system. This is important part. I have already mentioned that psi xt, psi जो है वो एक प्रकार से वेव फंक्शन है जो मैटर वेव्स के साथ एसोसिएटेड है और वो मैटर का एक स्टेट है। दिस इज फ्यू कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द एटम्स बिहेवियर। नाउ जो कंसेप्ट था कि बोहर का एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो सर्कुलर पाथ न होके और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड एरिया हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावनाएं मैक्सिमम हो गई। बट इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो वेव फॉर्म में करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब नेचर है अब तो वो वेव नेचर में आ गया। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दो प्रकार के वेव होंगे, इन फेज वो वेव मोशन होगा, एक आउट ऑफ फेज मोशन होगा। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के इस बिहेवियर को और एक्सप्लेन करके हम समझ पाए कि क्या ये दिखता है, क्या इसका बिहेवियर है और क्या इसका वेव फंक्शन होगा, ये समझने की बात है। बट वी अंडरस्टैंड टू different different theories, de Broglie relation as well as Heisenberg uncertainty principle. If you like this lecture, just press the like button, share it, and subscribe our channel, that is Gurukulam Jyoti, is dedicated for the chemistry and other subject as well. Thanks for watching.